नमस्कार। मैं हूं राजेश मेहतानी और आप देख रहे हैं शॉर्ट कैप्सूल। मित्रों, आज हम बात करेंगे सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के मिसयूज़ के बारे में। उसके दुरुपयोग पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है। ऐसे तो कई बार कहा है, लेकिन मैं आज एक जजमेंट की चर्चा करने वाला हूं और उसके कुछ पैराग्राफ्स के कुछ अंशों की आपसे चर्चा करूंगा कि सुप्रीम कोर्ट ने वास्तव में कहा क्या है। मैं बात करने वाला हूं, एक बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट हुआ 2011 में, सीबीएसई वर्सेस आदित्य बंदोपाध्याय। ये 2011 का जजमेंट है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने अधिनियम की व्याख्या भी की है और अधिनियम के दुरुपयोग पर टिप्पणियां भी की हैं। तो मैं उसी जजमेंट में से कुछ हिस्सों की चर्चा आपसे करने वाला हूं कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो दुरुपयोग के बारे में क्या कह रहे हैं। केस वही है, आदित्य बंदोपाध्याय वर्सेस सीबीएसई। तो बहुत ही महत्वपूर्ण बातें उन्होंने कही हैं। कुछ बातें उसमें से आपसे शेयर करूंगा, पूरा जजमेंट नहीं पढ़ूंगा। जजमेंट का नाम फिर से ले लेता हूं, आप नोट करना चाहें नोट कर लें, और ये पब्लिक डोमेन में है। सीबीएसई वर्सेस आदित्य बंदोपाध्याय 2011। इस जजमेंट के पैराग्राफ नंबर 37 पर, उसी पैराग्राफ में थोड़ा आगे बढ़ करके सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, द नेशन डज नॉट वांट ए सिनेरियो where 75% of the staff of public authorities spends 75% of their time in collecting and furnishing information to applicants instead of discharging their regular duties। देखिए, देश ऐसी स्थिति नहीं चाहता कि जहां लोक प्राधिकरणों का 75% स्टाफ अपना 75% समय सूचनाओं को कलेक्ट करने में और फर्निश करने में लगा दे, अपनी जो रेगुलर ड्यूटीज़ है उसके स्थान पर। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इतनी ज़्यादा एप्लीकेशंस आने लगती हैं तो उस लोक प्राधिकरण का दक्ष प्रचालन निश्चित रूप से प्रभावित हो जाता है, क्योंकि उन्हें डर होता है कि साहब पेनल्टीज होंगी। तो सुप्रीम कोर्ट इस बारे में भी कह रहे हैं, द थ्रेट ऑफ पेनल्टीज अंडर द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट एंड द प्रेशर ऑफ द अथॉरिटीज अंडर द आरटीआई एक्ट शुड नॉट लीड टू एम्प्लॉयज ऑफ ए पब्लिक अथॉरिटी prioritizing information furnishing at the cost of normal and regular duties। कि दंड लगने का भय और आरटीआई के अंतर्गत जो अथॉरिटीज़ हैं उनका प्रेशर ऐसा न कर दे कि लोक प्राधिकरणों के एम्प्लॉयज़ और ऑफिसर्स की प्रथम प्राथमिकता सूचनाएं उपलब्ध कराना ही बन जाए, जो उनका मूल कार्य है वो पिछली बेंच पे चला जाए, वो प्रथम प्राथमिकता न रहे। अर्थात जो उनका मूल कार्य प्रभावित हो जाए, वो भी तो लोक सेवा है, वो भी तो जनता का कार्य है, वो प्रभावित हो जाए और केवल आरटीआई के काम होने लगे। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं तो बता रहा हूँ कि ऐसी स्थिति देश नहीं चाहता कि जहां 75% स्टाफ हमारे लोक प्राधिकरणों का अपने 75% समय सूचनाओं को इकट्ठा करने में और उनके प्रकटीकरण में लगा दे, तो फिर ये काउंटर प्रोडक्टिव होगा। इसी जजमेंट में, उसी पैराग्राफ में, पैराग्राफ नंबर 37 में एक जगह ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कहते हैं कि इनडिस्क्रिमिनेट and impractical demands or directions under RTI Act for disclosure of all and sundry information unrelated to transparency and accountability in the functioning of public authorities and eradication of corruption would be counterproductive as it will adversely affect the efficiency of the administration
and result in the executive getting bogged down with the non-productive work of collecting and furnishing information. देखिए, ध्यान दीजिएगा, शब्दों पर ध्यान दीजिएगा सुप्रीम कोर्ट के, इनडिस्क्रिमिनेट एंड इम्प्रैक्टिकल डिमांड्स और डायरेक्शंस, आरटीआई एक्ट के अंतर्गत इनडिस्क्रिमिनेट और इम्प्रैक्टिकल डिमांड्स, ऑल एंड सन्ड्री इंफॉर्मेशन जिनका पारदर्शिता, जवाबदेही, लोक प्राधिकरणों की फंक्शनिंग, उनकी कार्यप्रणाली या भ्रष्टाचार उन्मूलन से कोई संबंध नहीं है, कुछ भी मांग लेना ये काउंटर प्रोडक्टिव होगा, क्योंकि ये जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनकी एफिशिएंसी को एडवर्सली अफेक्ट करेगा, और जो अधिकारी हैं वो इस प्रकार के नॉन प्रोडक्टिव कामों के बोझ तले दब जाएंगे। इन द एग्जीक्यूटिव गेटिंग बॉग डाउन with the non-productive work of collecting and furnishing information. The act should not be allowed to be misused or abused. देखिए, वो तो और आगे चले गए, misuse से आगे abuse, फिर से देखते हैं, the act should not be allowed to be misused or abused. एक्ट को जो है मिसयूज करने के लिए और अब्यूज करने के लिए अलाउ नहीं होना चाहिए कि कुछ भी मांग लिया जाए। टू बिकम ए टूल टू ऑब्स्ट्रैक्ट द नेशनल डेवलपमेंट, एक ऐसा टूल न बन जाए जिससे नेशनल डेवलपमेंट में बाधा आ जाए, राष्ट्रीय विकास में बाधा आ जाए, इंटीग्रेशन में बाधा आ जाए, एकता अखंडता में बाधा आ जाए, और टू डिस्ट्रॉय द पीस, ट्रैंक्विलिटी एंड हार्मनी एमंग इट्स सिटीजन्स। ऐसा ना हो कि इसकी वजह से हमारे देश के नागरिकों के बीच में शांति, सद्भावना, हार्मनी, ट्रैंक्विलिटी कहीं ये डिस्ट्रॉय न कर दे। देखिए, ये हम नहीं कह रहे, मैं आपको बार बार याद दिला रहा हूँ, ये कौन कह रहे हैं? ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। एक जगह और महत्वपूर्ण बात कही है इसी जजमेंट में, सीबीएसई वर्सेस आदित्य बंदोपाध्याय, पैराग्राफ नंबर 35, सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, एट दिस जंक्चर इट इज़ नेसेसरी टू क्लियर सम मिसकंसेप्शंस अबाउट द आरटीआई एक्ट। यानी इस समय आ गया है कि अगर कुछ मिसकंसेप्शंस आ गए हैं तो ये सही अवसर है कि उसकी भ्रांतियों को दूर कर दिया जाए। द आरटीआई एक्ट प्रोवाइड्स एक्सेस टू ऑल इंफॉर्मेशन दैट इज अवेलेबल एंड एग्जिस्टिंग। इस पर ध्यान दीजिएगा, अधिनियम केवल उस सूचना की बात करता है जो अवेलेबल है, एग्जिस्टिंग है, जो उपलब्ध है, अस्तित्व में है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि जो उपलब्ध नहीं है, अस्तित्व में नहीं है, अधिनियम उसकी बात नहीं करता। बहुत जगह ये देखा गया है कि लोग ऐसी सूचनाएं मांगते हैं कि जो ना तो अवेलेबल है ना एग्जिस्टिंग है। दिस इज क्लियर फ्रॉम ए कॉम्बिनेशन रीडिंग ऑफ सेक्शन 3 एंड द डेफिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। सेक्शन 3 में राइट टू इंफॉर्मेशन बताया गया है, और इंफॉर्मेशन की डेफिनेशन अधिनियम की धारा 2F में है। उनकी कंबाइंड रीडिंग अगर आप करें तो जो क्लॉज F में और J में ऑफ सेक्शन 2F और 2J अगर आप देखें, सेक्शन 3 में राइट टू इंफॉर्मेशन क्या होता है ये बताया गया है, और 2J में इसकी ठीक से व्याख्या की गई है, 2F में इंफॉर्मेशन की डेफिनेशन है। इन तीनों की अगर आप कंबाइंड रीडिंग करें, इफ ए पब्लिक अथॉरिटी हैज़ एनी इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ डेटा और एनालाइज डेटा, अगर अथॉरिटी के पास डेटा है या एनालाइज डेटा है या एब्स्ट्रैक्ट है या स्टैटिस्टिक्स है, एन एप्लीकेंट में एक्सेस सच इंफॉर्मेशन सब्जेक्ट टू द एग्जम्पशंस इन सेक्शन 8। अगर इस प्रकार की सामग्री है, अगर आप सेक्शन 2F देखें जहाँ सूचना की परिभाषा दी गई है, उसमें ये कहा गया है, इंफॉर्मेशन मीन्स एनी मटेरियल इन एनी फॉर्म। किसी स्वरूप में कोई सामग्री ही सूचना है, तो जो सामग्री नहीं है वो सूचना नहीं है। तो बहुत से नागरिक इस प्रकार की चीज़ें मांगते हैं कि जो सामग्री उस ऑर्गेनाइजेशन या पब्लिक अथॉरिटी के पास नहीं होती है। इसी पैराग्राफ नंबर 35 में सुप्रीम कोर्ट कह रहे हैं
but where the information sought is not a part of the record of a public authority. यहाँ जो सूचना मांगी गई है वो पब्लिक अथॉरिटी के रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं है. एंड वेयर सच इंफॉर्मेशन इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी मेंटेन्ड अंडर एनी लॉ और द रूल्स और रेगुलेशंस ऑफ द पब्लिक अथॉरिटी. न तो है और न किसी अधिनियम के अंतर्गत या उनके रूल्स के अंतर्गत, रेगुलेशंस के अंतर्गत वो सूचना अनुरक्षित करने के लिए, मेंटेन करने के लिए कहा भी नहीं गया है. आगे एपेक्स कोर्ट कहते हैं द एक्ट डज नॉट कास्ट एन ऑब्लिगेशन अपॉन द पब्लिक अथॉरिटी टू कलेक्ट और कोलेट सच नॉन अवेलेबल इंफॉर्मेशन एंड देन फर्निश इट टू एन एप्लीकेंट. सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि यदि किसी अधिनियम में, नियमों में, विनियमों में उस सूचना को मेंटेन करने या अनुरक्षित करने के लिए नहीं कहा गया है और वो अथॉरिटी मेंटेन भी नहीं करती है, तो उस पब्लिक अथॉरिटी की ये बाध्यता नहीं है कि वो ऐसी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करे, कोलेट करे और फिर आवेदक को उपलब्ध कराए. कितना स्पष्ट कहा सुप्रीम कोर्ट ने. और थोड़ा सा देखते हैं इसी जजमेंट में. पैराग्राफ नंबर 35, काफ़ी थोड़ा लंबा पैराग्राफ है. इसी पैराग्राफ में एक जगह कहा, सुप्रीम कोर्ट कहते हैं ए पब्लिक अथॉरिटी इज ऑल्सो नॉट रिक्वायर्ड टू फर्निश इंफॉर्मेशन विच रिक्वायर ड्रॉइंग ऑफ इन्फरेंसेस एंड और मेकिंग ऑफ एजम्पशंस. किसी लोक प्राधिकरण से ये अपेक्षित नहीं है कि वो किसी प्रकार का इन्फ्रेंस ड्रॉ करें या एजम्पशंस उससे ड्रॉ करें. इट इज़ ऑल्सो नॉट रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड एडवाइस और ओपिनियन टू एन एप्लीकेंट नॉर रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन एंड फर्निश एनी ओपिनियन और एडवाइस टू एन एप्लीकेंट. द रेफरेंस टू ओपिनियन और एडवाइस इन द डेफिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन इन सेक्शन 2F ऑफ द एक्ट. सेक्शन 2F में इंफॉर्मेशन की डेफिनेशन है. ओनली रेफर्स टू सच मटीरियल अवेलेबल इन द रिकॉर्ड्स ऑफ द पब्लिक अथॉरिटी. इसका मतलब ये हुआ किसी प्रकार की व्याख्या करना, विश्लेषण करना, आशय बताना, अर्थ बताना, अपना ओपिनियन देना, एडवाइस देना, अपना मत देना, सलाह देना, अपना मत. यानी जन सूचना अधिकारी अपनी कल्पना से, अपने अंदाजे से, अपने इमेजिनेशन से कोई उत्तर दें. अधिनियम ने की धारा 2F अगर आप पढ़ेंगे और सुप्रीम कोर्ट की जो व्याख्या उससे स्पष्ट है वो नहीं होना है. लेकिन यदि कोई व्याख्या, कोई मत, कोई ओपिनियन पत्रावली में है सामग्री के रूप में, क्योंकि किसी स्वरूप में कोई सामग्री ही सूचना है. यदि किसी PIO से पूछा जाता है कि आप इस विषय में क्या सोच रहे हैं, आपका क्या विचार है, आप क्या करने वाले हैं, तो आपके पास कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है कि आप जन सूचना अधिकारी के मस्तिष्क में हाथ डालकर कोई सामग्री निकाल लें, क्योंकि किसी स्वरूप में कोई सामग्री ही सूचना है. लेकिन यदि कोई एडवाइस, ओपिनियन, कोई मत, कोई सलाह, कोई अभिमत पत्रावली पर आ चुका है तो वो सामग्री बन चुका है. उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट नहीं कह रहे हैं. सुप्रीम कोर्ट स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि एडवाइस, ओपिनियन, व्याख्या, विश्लेषण ये जन सूचना अधिकारी नहीं करेंगे. अभिलेखों में है तो दे देंगे, सामग्री उठाएंगे और दे देंगे, उसके लिए कोई मनाही नहीं है. लेकिन जन सूचना अधिकारी को इसके लिए कृपया बाध्य न करें कि वो अपने मन से कोई व्याख्या करे, कोई विश्लेषण करे. कभी कभी कुछ आवेदक ऐसी बातें मांगते हैं जो काल्पनिक होती हैं, जो हाइपोथेटिकल होती हैं. उसके लिए भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा इसी में, और इसके साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार ने, उन्होंने अपने एक ऑफिस मेमोरेंडम में 5/10/2009 को भी कहा, अपने एक ऑफिस मेमोरेंडम में भी. और जो ऑफिस मेमोरेंडम था वो इस जजमेंट के आधार पर, मतलब ये ऑफिस मेमोरेंडम तो पहले निकल चुका था और जब ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा तो उस ऑफिस मेमोरेंडम पर भी एक विधिक मोहर लग गई. क्या कहा? ये 2009 में ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कह दिया था और 2011 में दोबारा से कहा, इस जजमेंट के बाद फिर से कहा
क्योंकि जो 2009 में कहा था, जजमेंट आने के बाद बल मिल गया, तो फिर 2011 में एक उन्होंने ऑफिस मेमोरेंडम और निकाला, और जो पूर्व में उन्होंने 2009 में कहा था उस पर बल देते हुए उल्लेख भी किया कि कोर्ट ने भी ऐसा कहा। क्या कहा? इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट ओनली सच इंफॉर्मेशन कैन बी सप्लाइड अंडर द एक्ट दैट इज अवेलेबल एंड एग्जिस्टिंग एंड इज हेल्ड बाय द पब्लिक अथॉरिटी और इज हेल्ड अंडर द कंट्रोल ऑफ द पब्लिक अथॉरिटी। The public information officer is not supposed to create information that is part of the record of the public authority. जरा इसको फिर से सुनिएगा। The public information officer is not supposed to create information that is not a part of the record of the public authority. आगे जो मैं कहने जा रहा हूं वह बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। द पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, जिसे हम शॉर्ट में PIO या हिंदी में जन सूचना अधिकारी कहते हैं, इज ऑल्सो नॉट रिक्वायर्ड टू फर्निश इंफॉर्मेशन विच रिक्वायर ड्रॉइंग ऑफ इन्फरेंस एंड और मेकिंग ऑफ एजम्पशंस और टू इंटरप्रेट, ध्यान दीजिएगा, और टू इंटरप्रेट इंफॉर्मेशन और टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स रेज्ड बाय द एप्लीकेंट्स। ये लाइन महत्वपूर्ण है, दोहरा देता हूं, और टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स रेज्ड बाय द एप्लीकेंट्स और टू फर्निश रिप्लाईज टू हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस। एक बात बिल्कुल स्पष्ट हो जानी चाहिए कि सूचना का अधिकार अधिनियम समस्या समाधान का मैकेनिज्म नहीं है। हाँ, ये अवश्य है कि सूचना मिल जाने से समस्या का समाधान निकालने में मदद अवश्य मिलती है, लेकिन कई जगह देखा गया कि लोग RTI एप्लीकेशन दे करके अपनी समस्या का समाधान कराना चाहते हैं। तो ये बात समझनी होगी, इससे केवल सूचना प्राप्त होती है, समस्या के समाधान के लिए समुचित फोरम पर जाना चाहिए। जैसा कि मैंने पहले कहा, इन्फॉर्मेशन इज़ पावर। ये ठीक है कि अगर आपको सूचना मिल जाती है तो निश्चित रूप से समस्या का समाधान निकालने में मदद मिलेगी, ये बात सच है। लेकिन सीधे समस्या का समाधान करा लें, RTI से आप ट्रांसफ़र करा लें, RTI से अपना फिक्सेशन करा लें, RTI से किसी और समस्या का समाधान सीधे सीधे करा लें, तो सीधे सीधे आप गलत कानून का प्रयोग कर रहे हैं। देश में बहुत से कानून हैं, बहुत से नियम हैं, बहुत से विनियम हैं, उनको समझना होगा और सही फोरम पर जाना होगा। इसके अलावा एक और जजमेंट, खानपुरम गंडैया वर्सेस एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर एंड अदर्स, ये 2010 का जजमेंट है। इस जजमेंट के पैराग्राफ नंबर 6 में सुप्रीम कोर्ट कह रहे हैं, थोड़ा आगे बढ़ के है, पैराग्राफ नंबर 6 स्टार्टिंग से नहीं है, थोड़ा आगे जाकर के है, ऑफ कोर्स अंडर द RTI एक्ट an applicant is entitled to get copy of the opinion। जरा ध्यान दीजिएगा, PIO का ओपिनियन नहीं, ओपिनियन की कॉपी, ओपिनियन की कॉपी पाने का हकदार है। किसका? फिर से देखिए, ऑफ कोर्स अंडर द RTI एक्ट एन एप्लीकेंट इज एंटाइटल्ड टू गेट कॉपी ऑफ द ओपिनियंस, एडवाइजेज, सर्कुलर्स, ऑर्डर्स एक्सेट्रा। तो इसमें कॉपी शब्द सबके साथ लगेगा, तो इसको ऐसे हम कह सकते हैं, कॉपी ऑफ ओपिनियंस, कॉपी ऑफ एडवाइजेज, कॉपी ऑफ सर्कुलर्स एंड कॉपी ऑफ ऑर्डर्स। क्योंकि सामग्री मांगनी है तो ये सामग्री के रूप में ओपिनियन, एडवाइस, सर्कुलर पढ़ा तो इसकी कॉपी आवेदक मांग सकता है, ये उसका अधिकार है। बट ही कैन नॉट आस्क फॉर एनी इंफॉर्मेशन एज टू वाई सच ओपिनियंस, एडवाइजेज, circulars, orders, etc. have been passed। मतलब why such opinion, why such advices, why such circular, why such order, ऐसा ओपिनियन क्यों दिया गया, ऐसी एडवाइस क्यों दी गई, ऐसा सर्कुलर क्यों निकाला गया, ऐसा आदेश क्यों निकाला गया। ये नहीं, ये नहीं। ओपिनियन चाहिए, कॉपी ले जाइए, सर्कुलर चाहिए, कॉपी ले जाइए, ऑर्डर चाहिए, कॉपी ले जाइए। ये एडवाइस क्यों दी, ये सर्कुलर क्यों निकाला, ये ऑर्डर क्यों निकाला, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि ये अपेक्षित नहीं। तो देखिए,
सुप्रीम कोर्ट ने और भी जजमेंट्स में बहुत कुछ कहा है मिस यूज़ के बारे में। आज उसकी चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि ये शॉर्ट कैप्सूल है, वैसे भी वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, और कुछ और जजमेंट ले लेंगे तो और लंबा हो जाएगा। किसी और जजमेंट में किसी और वीडियो में अन्य जजमेंट्स को भी फिर कभी देखेंगे। आज इतना ही। यदि आपको ये बातचीत अच्छी लगी हो, यदि मेरा वीडियो पसंद आया हो और मेरे चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब न किया हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, और पसंद आने पर मेरे वीडियो को लाइक अवश्य करें, और इसे अधिक से अधिक शेयर करना ना भूलिएगा, क्योंकि अगर आप अधिक से अधिक शेयर करेंगे तो अधिक से अधिक लोगों तक मेरी ये बातें पहुंचेंगी और अधिक से अधिक लोग इससे लाभान्वित हो सकेंगे। आपने मेरा पूरा वीडियो अंत तक देखा, इसके लिए आपका आभार। फिर किसी नई वीडियो में किसी नए विषय के साथ आपके साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मैं आपसे अनुमति चाहूँगा। नमस्कार।